Okay students, today is day number 3 of the chapter of structure of atom in class 9 batch day 3। हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय जेम्स कैडविक कर लिया था। प्रिंटेड नोट्स का पेज 2 में आइए। जो लोग कैमरा पे पढ़ रहे हैं वीडियो के माध्यम से घर पे, उन लोगों को मैंने पीडीएफ भेज दिया है। नहीं मिला है तो फिर से हमसे व्हाट्सएप करके लिखो, सर आई नीड द पीडीएफ ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। व्हाट्सएप करके लिखोगे तभी ना, ऐसे तो हम तो भेज ही दिए। अब सबको डिलीवर नहीं होगा तो अलग बात है, हम तो एक ब्रॉडकास्ट पर डाल देते हैं, सबको चला गया होगा। प्रिंट आउट हम तो दे ही दिए हैं, आप जो लोग घर पे उन लोगों को निकालना होगा। तो जेम्स कैडविक क्या सोचा था, बोलो। जेम्स कैडविक उस समय के ज्ञान के अनुसार ये सोचा कि अगर कोई चीज का वजन, जैसे एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो भैया ये 23 कैसे आ रहा है वजन, है कोई वहां पक्का छुप के बैठा हुआ है। तो उसने क्या किया, बम्बार्ड किया, और बम्बार्ड करके देखा कि कुछ ऐसे एमिशंस निकल रहे हैं जो ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ना ही मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट हो रहे हैं। तो कुछ हो ही नहीं रहा है उनका, तो वो डेविएट नहीं हो रहा है, न्यूट्रल है, तो उनका नाम न्यूट्रल रख लिया। नहीं, न्यूट्रल नहीं, क्या रख दिया, न्यूट्रॉन रख दिया। और अब जाके कंफर्म हो गया कि यहाँ पे प्रोटॉन के अलावा भी कोई तो पक्का है, और बाहर न्यूट्रॉन ई घूमता है, इलेक्ट्रॉन, वो तो खैर पहले से ही पता था सबको ना, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अब आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कॉपी में कौन सा रोमन नंबर होगा स्टूडेंट्स? रोमन 3 होगा। आपको जो पुराने हैं जैसे प्रेम, प्रत्युष, ये लोग, और जो एकदम नया एडमिशन लिया है सत्यकाम लोग, हम बार बार बोल रहे हैं कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किए थे तो शुरू में केमिस्ट्री पढ़ाए थे। वो हमको नहीं मतलब है इज मैटर अराउंड अस प्योर से। अगर तुमको बाबू वो नहीं आता तो आज फिर तुम बेवकूफ बनोगे, क्योंकि हम पूरा 1 से 20 तो लिखवाने वाले हैं नहीं अब, इसलिए जाके देखो। और कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है तुम लोग की आवाज में। अरे हाँ सर, आप अलग से बुलाए थे, हम लोगों को आपको याद है सर, देख चुके हैं, बोलो। आपको भी बुलाए थे अलग से, आलोक भी आते थे, तुम भी डीवी हेल वालों को बुलाए थे ना, प्रेम का पूरा गोला को बुलाते थे। तो चलिए हम ऊपर से बोल रहे हैं, बोलो आर्गन का सेट कितना नंबर, ऊपर से बोल रहे हैं। मैग्नीशियम का सेट नंबर, सोडियम का सेट नंबर, क्लोरीन का सेट नंबर, फ्लोरीन लिखते जाओ, कम सेट नंबर फ्लोरीन 9, नियॉन कम सेट नंबर 10 लिखते जाओ जी, ऊपर से रैंडमली लिखवा रहे हैं। हीलियम कम सेट नंबर 2, कार्बन कम सेट नंबर 6 एंड नाइट्रोजन कम सेट नंबर 7, सिलिकॉन कम सेट नंबर 14। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ ध्रुव अग्रवाल, पूछ तो दिया क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 तुमने बताया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो तुम समझे तभी ना बता पाए। तुमको बचपन में जब तुम रो रहे थे, मम्मी तुम कैसे गोदी में लेकर बोली, ओ चुप हो जा, देखो बेटा बत्ती, देखो बेटा पंखा, देखो बेटा हवा, तो तुम समझ गए थे कि अच्छा ये बत्ती है, ये पंखा, ये हवा है। तुम परिभाषा नहीं जानते थे लेकिन समझ गए थे। फिर तुम घर से कभी जीवन में पहली बार बाहर निकले थे घर से सुई लगवाने, फिर तुम रोए, फिर मम्मी वही बोली, ओ चुप हो जा, देखो बेटा बत्ती, देखो बेटा पंखा, देखो बेटा हवा। तो तुम कंपेयर किए कि अच्छा हाँ ऐसे कुछ घर पे भी था, उसको पंखा ही बोली थी, और ऐसे लंबा टाइप का कुछ ग्लो कर रहा था, उसको बत्ती ही बोली थी। तुम परिभाषा आज भी नहीं जान रहे थे लेकिन तुम समझते हो। वैसे हम पूछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुम समझते हो बोलना क्या है। तो चलिए इसका परिभाषा हम आपको मदद करते हैं थोड़ा। द अरेंजमेंट ऑफ, कौन सी, electrons in different shells is called electronic configuration। electronic configuration, ठीक। नेक्स्ट बताओ इसका Z क्या है? Z बोले तो एटॉमिक नंबर, Z बोले तो इसका A बोलो, A बोले तो एटॉमिक मास। 18 के 36 नहीं होता है, एक्सेप्शन है, 40 होता है, ठीक। नेक्स्ट इसका प्रोटॉन बोलो, इलेक्ट्रॉन भी इक्वल टू 18 हो गया। पर कभी भी जैसे हम तुम्हारा बोलते थे, तुम्हारा मेन पहचान तुम्हारे स्कूल में रोल नंबर है कि इट कीप्स चेंजिंग, पर तुम्हारा एडमिशन नंबर मेन पहचान है, वो 10 साल 12 साल जितने दिन भी तुम स्कूल में पढ़े, इट विल नेवर चेंज। तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इट इज हैविंग, नो इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज हैविंग। प्रोटॉन्स, क्योंकि इट इज हैविंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मत बोलना, हो तो कम बेसी होते रहता है ना। चलो नेक्स्ट, मैग्नीशियम को बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, इसका Z बोलो
इसका ए बोलो, इसका प्रोटॉन बोलो, इसका गलती से इलेक्ट्रॉन भी 12 है, लेकिन हो सकता है ये थोड़ी देर ऐसे तीर बनाओ, ये क्या बन जाएगा बोलो ना जी, देने वाला दानी देके भी प्लस, Mg2+ बन जाएगा। उस वक्त इसका प्रोटॉन बोलो। अभी भी प्रोटॉन बरकरार है, मतलब तुम्हारा एडमिशन नंबर चेंज हुआ कि एडमिशन नंबर अभी भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारा रोल नंबर तो बदल गया, 10 हो गया। अब जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही तीर बना के लिखिएगा। चलो मक्कड़, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, थोड़ा ताड़ाताड़ी करो। 281। इसका Z बोलो, इसका A बोलो। 23 होगा बाबू, 11 का डबल 22 नहीं, एक ज्यादा 23 होगा। बात नहीं याद आ रही है? इसका प्रोटॉन्स बोलो। अरे कैसे कर रहे हो? हाँ? इसका इलेक्ट्रॉन बोलो। अब जब ये Na1+ बन गया तो इसकी प्रोटॉन अभी भी बरकरार है कि कम बेसी हो गई? क्योंकि वो तो अंदर है ना, वो थोड़ी किसी को देने लेने लायक चीज है, वो कहां से देने लेना होता है, बाहर वाला से। तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। तो सौर्य पंकज आप समझ रहे हो ये क्यों कहा जाता है कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इट इज हैविंग? ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए कि इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रॉन तो घटते बढ़ते रहते हैं ना, पर प्रोटॉन फिक्स्ड है। तो एडमिशन नंबर एक ऐसा चीज है जो 10 साल 12 साल तुम जब भी अपने स्कूल में पढ़ोगे 10 साल तक वही रहेगा एडमिशन नंबर, प्रोटॉन नहीं बदलेगा। और मैं करूं कि अब हो जाएगा? चलिए कर लीजिए। इसका 287, इसका Z लिखो, इसका A लिखो, और यहाँ पे इसका P और इसका E लिखो। ताड़ाताड़ी करो, और फिर ये क्या बनेगा वो भी बताना। ताड़ाताड़ी। वो डेसिमल में क्यों आता है उसके पीछे एक रीजन है। क्लोरीन का 35.5 क्यों आता है उसके पीछे एक रीजन है, हम शायद कभी बताए नहीं है तुम लोगों को। Cl- का हाँ प्रोटॉन तो 17 रहा बाबू, लेकिन इलेक्ट्रॉन वाह पड़ गया बाबू। एक ले लिया ना, लेने वाला भिखारी लेके भी माइनस। तो 35.5 का रीजन है वो मैं बताऊंगा। एक उसमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगता है। प्रकृति में ना 2 तरह का क्लोरीन पाया जाता है, 2% में। जैसे ऐसा समझो कि सुमित सर के यहाँ ब्लैक मार्कर ज्यादा दिखता है, ब्लू मार्कर कम दिखता है। परसेंटेज ऑफ ब्लू इंक जो हम यूज करते हैं वो कम यूज करते हैं, ब्लैक इंक ज्यादा यूज करते हैं। तो दोनों का परसेंटेज मिलाकर 1% निकला। क्लोरीन कितना कितना वजन वाला प्रकृति में पाया जाता है। तो देखा गया कि इतना मास वाला कम मात्रा में है और इतना मास वाला ज्यादा मात्रा में है, तो एक बीच का रास्ता तैयार किया गया। तो बोल दिया गया 35.5 लेना होगा मास। जैसे मान लीजिए आपको एगो मैथ्स का परीक्षा में 10 आया, एगो में 12 आया, हम तुमसे पूछे चुप एक लाइन में बोलो कितना आया, तो आप दिमाग लगाते 10 बोले कि 12 बोले, 10 बोले कि 12 बोले, तो तुम बीच का क्या बोल देते हो? 11। गेटिंग नॉट गेटिंग? चलिए इसका Z बोलो जी, A बोलो। 18 नहीं 19। ये क्या करेगा? तो बोले इसका प्रोटॉन अभी भी 9 बरकरार है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है? हमको भी कंफ्यूज याद दे रहे हो भाई। लेने वाला भिखारी तो ले लिया ना एगो। हाँ P और E 9 है, 17। दिस इज ऑलरेडी स्टेबल स्टूडेंट्स। P और E इसका 10 है, और यहां लिखो ऑलरेडी स्टेबल। लग रहा है कि सर ये चैप्टर ही आप जिस दिन केमिस्ट्री का कोचिंग हम लोगों को पढ़ा रहे थे, केमिस्ट्री, उसी दिन आप ये सब सिखा चुके हैं। ठीक। सो ध्रुव अग्रवाल, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो 2। ना लेगा ना देगा, ना लेगा ना देगा। इसमें प्रोटॉन भी 2, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 2। मास कितना? 4।
सो विल इट लूज और विल इट गेन, कि इट विल डू नथिंग, इट इज ऑलरेडी स्टेबल। तो यहां एरो देख के लिखो ऑलरेडी स्टेबल, ऑलरेडी स्टेबल। अब नेक्स्ट नंबर आते हैं कार्बन। हम आपको एक एग्जांपल समझाए थे कि नीचे तुम लोग 9 रुपया का चिप्स खरीदे, 10 का नोट दिए और चिप्स वो फाड़ के खाने लगे, खा लिए पूरा। अब जाने लगे, ट्यूशन का टाइम हो गया, तो बोले दुकानदार को अंकल 1 रुपया दे दीजिए, मेरा टाइम हो गया ट्यूशन का, हमको जाना है ऊपर, सर चिल्लाएंगे नहीं तो दुकानदार बोला बेटे 1 रुपया कल ले लेना। अब वहां तुम जिद्दी करने लगे, कुटेटा एकदम जिद्दी करने लगी, नो आई वॉन्ट माई मनी बैक, 1 रुपया मुझे चाहिए, 1 रुपया मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। दुकानदार परेशान, अच्छा कुटेटा तो बड़ा आदमी है, ध्रुव अग्रवाल है, 1 रुपए के लिए भी काई कर रहा है। तो दुकानदार वहां से बुलाया, सुमित बाबू सुनिए 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 सुनिए, देखिए आपका बचवा लोग यहाँ 1 रुपए के लिए कचर कचर कर रहा है। तो हम गए फैसला करवाने, हम फैसला दुकानदार के हक में करवाएंगे कि तुम्हारे हक में करवाएंगे? दुकानदार के हक में करवाएंगे। हम बोलेंगे कि 1 रुपया का बात है, तुम सह लो स्टूडेंट्स, ध्रुव अग्रवाल तुम 1 रुपया का बात है सह लो। अब हुआ नेक्स्ट डे, मैगी खरीदा 11 रुपया वाला ध्रुव अग्रवाल, 10 का नोट पकड़ाया और चलते बना। दुकानदार बोला रे बाबू रे 11 का मैगी हो गया, दाम बढ़ गया, तुमको पता नहीं है, 1 रुपया वापस करो। तो बोला अंकल हम रोज ट्यूशन आते हैं, कल आपको 1 रुपया दे देंगे, बैग में हम डाल दिए मैगी, अब डाला हुआ चीज में एक बार जो डाल लेता हूँ मैं दोबारा निकाल के देता नहीं हूँ। फिर चिल्लाया दुकानदार, सुमित बाबू सुनिए 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 सुनिए। हाँ अच्छा मैगी 12 का हो गया, ठीक है, तो 2 रुपए मांगा, तो बोला 2 रुपए नहीं है कल देंगे आपको। अच्छा 11 दिया, 1 रुपया कम दिया फिर वो चिल्लाया सुनिए सुनिए सुनिए। क्या लगता है इस बार फैसला मैं किसके हक में करवाऊंगा, दुकानदार के हक में कि तुम्हारे हक में? क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल दोस्तों, सो टेल मी पार्थ, अगर किसी के लास्ट शेल में 7 है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो 7 को दे के ड्यूप्लेट पूरा करके खुश हो कि रादर इट विल टेक 1, बोलो रादर। कोई 2 8 2 है, 6 लेगा कि रादर इट विल लूज 2? कोई 2 8 1 है, 7 लेगा कि रादर इट विल लूज 1? लेकिन अगर 10 का नोट दिए, 5 रुपया का टाइगर बिस्कुट खरीदे, टाइगर बिस्कुट, और चपर चपर करके खाने लगे, टाइगर बिस्कुट चला गया पेट में। अब बोला बेटे 10 रुपया का नहीं है, 5 का बिस्किट है, चेंज नहीं है, अब क्या करेंगे बताओ? एक पैकेट और ले लो, तुम अपना दोस्त को खिला देना। बोला नहीं हमको एक पैकेट नहीं चाहिए, हमको 5 रुपया दीजिए, हमको टेम्पू भाड़ा, फिर घर कैसे जाएंगे हम? फिर चिल्लाया सुमित बाबू सुनिए 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 सुनिए, सुमित बाबू सुनिए सुनिए सुनिए। वो नीचे से आवाज दिया ऊपर हमको। फिर हम गए, इस बार जब हम कहानी सुने तो हम ऐसे गंभीर सोच में पड़ गए, वैभव पुदार ऐसा गंभीर सोच में इस बार हम क्यों पड़ गए? क्योंकि मुकाबला तो बराबरी का है ना, दे ही सकता है ना। सो व्हाट अबाउट दिस कार्बन, इट विल नाइदर लूज, सुनेगा तब ना, इट विल नाइदर लूज नॉर इट विल शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन, इट विल, लिखो इट विल शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन एंड इट विल मेक, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा लग रहा है प्रत्युष की प्रेम के साथ हम लोग ये सब पढ़े हुए थे एक बार पहले भी, प्रेम पढ़े थे। कॉन्फिडेंस नहीं दिखता जी तुम्हारा आवाज में, आंख में थोड़ा पानी उनी मार के आओ तब कॉन्फिडेंस निकलेगा। अच्छा चलो, इट विल मेक कोवेलेंट बॉन्ड, इट विल मेक कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पे क्या कीजिए, ऐसे करके लिख लीजिए, तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड लिख लीजिए। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारा में नहीं, 3-4 गो में भी लिख लो ना जी, समझ आना चाहिए। 3-4 गो में भी लिख लो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, 3-4 गो में भी लिख लो ना। इसमें क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बोलो, देना था जिसको दे दिया पूरी तरह से, जिसको लेना था वो ले लिया पूरी तरह से, शेयरिंग नहीं हुआ। लेकिन कोवेलेंट में क्या होगा? जो पूरी तरह से ना दे ही सकता है ना पूरी तरह से ले ही सकता है, वो क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। जल्दी से इतना छापिए स्टूडेंट्स, फिर आगे की बात बोल रहे हैं।
चलिए आगे बोले। नाउ होगा क्या, ध्यान से सुनो। कार्बन अपना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे खड़ा है। कार्बन अपना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर खड़ा है। पहले ही बताएं, पर ये चैप्टर में है तो हमको बताना ड्यूटी है ना। हर हाल में चाह रहा है ऑक्टेट पूरा करे, पर ये तो कंप्लीट ट्रांसफर कर नहीं सकता, तो ये शेयरिंग करेगा। जैसे एक बच्चे के पास मोबाइल फोन है और एक बच्चे के पास सिम कार्ड है। सिम कार्ड अधूरा है, बिना मोबाइल का क्या होगा सिम का, और मोबाइल अधूरा है, बिना सिम का क्या ही कर लेगा। तो दोनों में एक दोस्ती हुई, मतलब की दोस्ती हो गया। मान लो अपना प्रेम और मक्कड़ और अमृत के बीच में दोस्ती हो गया, ठीक। अब ये दोस्ती आराम से चल रहा था। सिम कार्ड के मालिक को ऐसा लग रहा है कि दिस सिम कार्ड अलोंग विद द मोबाइल पे मालिकाना हक मेरा है। मेरा नहीं, मतलब जो सिम कार्ड का मालिक है उसे ऐसा लग रहा है। और मोबाइल फोन का मालिक को लग रहा है, रे बाबू रे, इतना छोटा सा सिम ला के मालिक बनेगा, मारेंगे ना साला, ठीक। ये पूरा मोबाइल अलोंग विद द सिम मेरा है। पर क्या लगता है, ज्यादा मालिकाना हक मोबाइल वाले का है, ज्यादा मालिकाना हक सिम वाले का है, कि दोनों का बराबर का मालिकाना हक है? नाउ लिसन टू मी। यहां से आया हाइड्रोजन अपना 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर। इसे ऐसा लगा कि ये ब्लू तो मेरा है ही, ब्लैक भी मेरा है। हो गया मेरा ड्यूप्लेट पूरा। सपोज एक और हाइड्रोजन आया अपना 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर। इसको भी ऐसा लगा कि ये तो मेरा है ही, और साथ ही साथ ये भी मेरा है। से इस बार आ गया क्लोरीन। इस बार आ गया क्लोरीन अपना 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर। क्लोरीन को लगा 2 4 6 7 को तो मेरा है ही, और ये शेयर्ड वाला भी मेरा है। एंड द लास्ट वन, इसको भी लगा मेरा है। अब जो बीच में बैठा है कार्बन, वो इधर से लपेटा, इधर से लपेटा, इधर से लपेटा और इधर से लपेटा, चारों तरफ से लपेट लिया। मतलब उसको भी तो लगना चाहिए ना मेरा क्या है। उसको लगा कि ये तो मेरा है ही, टान लिया ऊपरों से। ये ब्लैक तो मेरा है ही, ये भी मेरा ही है। नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ये ब्लैक तो मेरा है ही, टान लिया इसको भी। ये ब्लैक तो मेरा है ही, टाल लिया इसको भी। तो 2 4 6 8 हो गया। 8 हुआ कार्बन का भी। तो कार्बन का भी तो शेयरिंग में फायदा होना चाहिए था, और प्रत्येक का तो हो ही रहा है। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा, ये हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा, ये हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट, और ये क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा। इतना गंदा ना करके हम लोग सिर्फ डंडा खींच देंगे। डंडा मीन्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट डज दिस डंडा मीन्स? कम ऑन टेल मी। दिस डंडा मीन्स अ पेयर, मतलब बूंदा और एस्ट्रिक ना लिखकर बस एक डंडा खींच दो। बूंदा और एस्ट्रिक ना लिखकर बस एक डंडा खींच दो। सो स्टूडेंट्स, सेम विल बी द स्टोरी फॉर सिलिकॉन आल्सो, बिकॉज सिलिकॉन आल्सो कम्स एट। नेक्स्ट बनाओ सिलिकॉन का नंबर 14 2 8 4 होगा। तो इसमें भी ऐसा ही ऐसे लिख दो। आप तो समझ ही चुके हैं होने वाला क्या है। आप समझ चुके हैं ना होने वाला क्या है। कार्बन ये तस्वीर, देन सिलिकॉन का तस्वीर नहीं बनवा रहे। जो बोर्ड पे सब कार्बन का बना है, इसके बगल में ये इसका नहीं बना, डायरेक्ट ये लिखवा दिए। तो अब समझ में आ रहा है मक्कड़। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स आर दोस बॉन्ड्स इन विच देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर दोस बॉन्ड्स इन विच देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन विच देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर नहीं होगा, बस शेयरिंग होगा। तो बताइए, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स वीक बॉन्ड होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स वीक बॉन्ड होता है? कोवेलेंट वीक बॉन्ड्स होता है। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन पूरा ना लिख के एक ऊपर माइनस लिखते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या हुआ, शेयरिंग लिखते जाइए जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे फिर से पढ़ो ना जी, तो हम अपने तरफ से केमिस्ट्री पढ़ाए थे, इस चैप्टर में ये पढ़ना है, ठीक। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बोलो कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। देखो एक सिंपल सा बात है, अगर हम अपना स्कूटी बेच दिए और उसके बदले हमको 20,000 मिल गया, तो 20,000 मिल गया तो मिल गया, तुम स्कूटी का कागज पत्र रख लिए तो रख लिए। अब ऐसा नहीं होगा कि रोज रोज खिचिर खिचिर करके हम अपना मालिकाना हक जताएंगे। तो अगर कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिए, मेरा कागज पत्र सब उसके नाम पे ट्रांसफर हो गया और 20,000 रुपया मेरे खाते में ट्रांसफर कर दिया, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, तो ये रोज रोज का खिचखिच नहीं होता है। लेकिन ये जानते हो अमृत और मक्कड़ का ना रोज रोज का खिचखिच है। उधर से कान में जाके कुछ बोल देता है लोगों को, क्या बोलते हैं, ध्रुव अग्रवाल, अबे सुन
तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था कि साला हमका सिम कार्ड है तो कोई इज्जत नहीं है, सिम कार्ड के बिना फोन चला के दिखा दे जरा। बड़ा अपने आप को तेज समझता है, ठीक। अब मक्कड़ के कान में क्या बोला, भाई तेरा सिम कार्ड है बहुत उपयोगी चीज है, एकदम हारना नहीं है मक्कड़ हारना नहीं है मक्कड़। फोन लाया है तो क्या हुआ, 20,000 रुपए का फोन लाया है तो बहुत बड़ा बात है, तुम 20 रुपए का सिम लाया है इक्वली इंपॉर्टेंट है, हारना नहीं है मक्कड़, एकदम झुकना नहीं है उसके सामने, ठीक ठीक। सो टेल मी, जिसमें पूरा लिखा पढ़ी के साथ ट्रांसफर हो गया उसमें लड़ाई होगी, दरार होगी, पर इसमें वीक बॉन्ड बनेगी। कुटेटा लिख लीजिए भाई, वो तो एक्स्ट्रा में हम पढ़ाए थे, ये असली में पढ़ना है। एक बात बताओ, तुमने नमक में आग लगते देखा है क्या? नमक में आग लगते देखा है क्या? पक्का ना? नमक बोले तो Na+Cl-, ये प्लस माइनस वाला है ना, प्लस माइनस वाला को ही ना इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि प्लस मतलब देने वाला दानी और माइनस में लेने वाला भिखारी। मतलब हम बात नमक की कर रहे हैं कि नमक तो बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं आप, यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, यू आर टॉकिंग अबाउट। तुमने नमक में आग लगते देखा है क्या? तुमने पेट्रोल में आग लगते देखा है क्या? पेट्रोल मतलब कार्बन कंपाउंड्स, पेट्रोल मतलब कार्बन कंपाउंड्स, तो ये लोग में आग, अरे लगता है जी, ये लोग में आग। और बात Na+Cl- की हो रही है कि Na+Cl- बोल के यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोवेलेंट, टॉकिंग अबाउट कैचेस फायर। ओके, डू नॉट कैचेस फायर, डू नॉट। नेक्स्ट, तुमने पानी को नमक को पानी में घुलते देखा है क्या? तुमने नमक को पानी में घुलते देखा है, ओके। तुमने पेट्रोल को पानी में घुलते देखा है, तो यह होगा इनसॉल्युबल इन वाटर, वही तो बोल रहे हैं। जानते हैं मेरा मास्टर था ना कोट टाइप पहन के, कम ऑन चिल्ड्रेन राइट डाउन, दीज आर सॉल्युबल, दीज आर इनसॉल्युबल, दीज आर गुड कंडक्टर, दीज आर बैड कंडक्टर्स, दे डू नॉट कैच फायर, दे कैचेस फायर। ले बेटा, हमको याद ही नहीं होता था कभी। अरे कुछ ऐसा बोलो कि बच्चा को समझ तो आए, हमको समझे नहीं आता था। ये टॉपिक को हम जल्दी में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि 10 बार बोला हुआ है, बस आज ड्यूटी पूरा कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा बताओ? जो जल रहा है वो जल्दी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तब ना जल गया, और यहां बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। अरे वो ना लो हुआ, कार्बन कंपाउंड तुरंत पिघल जाता है, जल जाता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। अब बताओ, तुम्हें ये पता है, कुटेटा सुनिए, कि बिजली जब क्यारी कर रहा है, हम लोग जैसे स्विच ऑन किए, ये बत्ती जल जाता है, तो क्या बहता है? आयंस बहता है ना, क्या बहता है? आयंस बहता है, तभी तो बिजली फ्लो करता है। कैन यू अंडरस्टैंड कि इधर वाले जो लोग हैं, इधर वाले जो है, इसमें आयंस होते हैं कि नहीं? कटायन, अनायन, कुछ तो होते ही है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अरे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जी, कैसे कर रहे हो? क्या? हाँ, समझ रहे हैं। ये कुछ हुआ नहीं, बॉन्ड टूट गया। आइए कुटेटा, इधर आइए। बिजली जब फ्लो करता है, स्विच ऑन करते हो, बल्ब जलता है, तो क्या एक्चुअली में फ्लो कर रहा होता है? क्या फ्लो कर रहा होता है एक्चुअली में? आयंस। तो these compounds have ions, yes sir, they have got cation anion, but do you have any cation anion in CCl4 या CH3Cl? क्योंकि absence of ion है, इसलिए no flow of current, पर यहां पे carries current या कंडक्टर लिख दे, flow of current होगा इन एक्वा स्टेट ना। अब नमकवा में होगा जी, कि नमकवा को पानी में घोलोगे तब होगा। तुम सूखा नमक ले लियो, एक मग नमक है, उसमें डंटा गाड़ दिए, इलेक्ट्रॉन का कैथोड एनोड, बत्ती बल्ब जल नहीं रहा है सर। अरे कैथोडवा एनोडवा लिए हो, सब ठीक है, बल्ब लिए हो, ठीक है, लेकिन सूखल नमक में होगा कि नमकवा को घोल बनाओ। तो फ्लो ऑफ करंट इन एक्वा स्टेट, इन एक्वा स्टेट मतलब क्या? सूखा सॉलिड की पानी में सॉल्युबल वाला, पानी में सॉल्युबल वाला को एक्वा स्टेट कहते हैं।
नमक में पानी में घोलो, एक मग ले लो फिर वो नमक पानी को, ठीक है। उसके बाद 2 रॉड गाड़ो, एक कैथोड और एक एनोड, याद है ना। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड एनोड इज, उल्टा मीनिंग है। यहाँ पे कट आयन का मतलब प्लस, पर वहां कैथोड का मतलब माइनस रॉड, और यहाँ पे आन आयन का मतलब आना माइनस, पर वहां आनोड का मतलब प्लस होता है। एक्वास्टेट, AQUEOUS। तुम भारत में रहो, अमेरिका में रहो, पाकिस्तान में रहो, कार्बन को हमेशा C से ही रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे में ही एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, ये मैंने बताया है आपको, हाँ या ना। ओके कैसे आप लोग स्कूल में बोलते हैं, जानता है मेरे दादाजी ना जब 14 साल के थे ना, उसी समय लंदन हो आए थे, वहां का प्रेसिडेंट उनको बुलाया था, उनका दोस्त था। अच्छा तुम लोग तो ऐप में डाउनलोड करते, जानते ये ऐप डाउनलोड की ना, हमको 2000 पॉइंट्स रिवॉर्ड मिला। हाँ 2000, तो फिर क्या बात करते हैं आप लोग। जानता है फ्री फायर में ना मेरा 10,000 पॉइंट्स हो गया, जानता है। फिर हमको बोला लोगो मिल गया है, एकदम ओपी खेल रहे हैं। पबजी में हम एक लेवल ऊपर चले गए, जानता है। हाँ तो वही कुछ तो करते हो ना। तो बस वही बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे किसी ने बोला, जानता है मेरे दादाजी ना, जानती है मेरे दादाजी ना अमेरिका गए थे एक बार, वो ऐसा ऑक्सीजन लाए ना जिसका मास 16 था। तो तुम ले रे पगली, इंडिया का भी ऑक्सीजन का मास 16 होता है, ऊपर सेम ही रहता है। फिर उसने बोला, जानता है मेरे दादाजी ना पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से ऐसा सोडियम लाए ना जिसका मास 23 है। तो तुम बोला पगला, नहीं तो इंडिया में भी सोडियम का मास 23 होता है। मतलब ऊपर हमेशा मास लिखा रहता है, और ये तो प्राकृतिक सत्य है कि सबका मास सेम, और नीचे एटॉमिक नंबर सबका सेम। लेकिन कभी कभी कुदरत का करिश्मा देखो, कुदरत का करिश्मा देखो कि दोनों ही कार्बन है, दोनों ही कार्बन है। छवि तो थी, दिशा तो थी, अब करिश्मा आ गई। छवि और दिशा तो थी, कुदरत का करिश्मा देखो कि कार्बन का वजन 12 तो होना ही था। ये बच्चा क्या बोला, मेरे दादाजी लंदन गए थे, मास 16 वाला ऑक्सीजन लाए थे। तुम बोले रे पगला, इंडिया में भी जो ऑक्सीजन है 16 मास का होता है, पूरे दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन 16 ही मास का होता है। फिर बोले मेरे दादाजी पाकिस्तान गए थे, सोडियम का मास 23 वाला ले आए। तो तुम बोले रे पगला, इंडिया में भी तो सोडियम 23 का ही होता है। लेकिन कभी कभी मक्कड़, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुदरत का करिश्मा देखो, कार्बन का वजन तो 12 है ही, कहीं कहीं कार्बन का वजन 14 वाला भी पाया गया। प्लीज पे अटेंशन, एकदम बहुत ध्यान से सुनना, हम सीरियस बात को मजाक करके पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुदरत का करिश्मा हुआ कि कहीं कहीं कार्बन का वजन 14 पाया गया। याद है एक दिन हम इसी क्लास में पढ़ा रहे थे, अमृत पाजी अपना मोबाइल में एक तो हमको वीडियो दिखाया कि हम लोग गए हुए वो जगह का मिट्टी को से दबा रहे थे ना, तो चिपा रहा था मिट्टी, स्प्रिंग की तरह मिट्टी चिपा रहा था, स्प्रिंग की तरह पच मतलब दलदल नहीं था, इट वॉज अरे कुदरत का करिश्मा मतलब समझ गए ना, बोला क्या चाह रहे हैं। हाँ बोला हम पानी में थूके थे, तो पानी का थूक उधर नहीं बह के ऊपर आ गया था बह के। अरे नहीं बोला था वो ये बात, अब बोला पेपर डाल के क्या देखें, हम सीधे थूक दिए थे, तो मेरा थूक नीचे नहीं बह के ऊपर आ रहा था। मतलब ये कुदरत का करिश्मा है, बस जो बोल रहे हैं सुनो, उतना रिसर्च नहीं करो, कहाँ गया तो कहाँ थूका नहीं किया। ठीक, कमिंग बैक, तो बताइए सीरियस नोट पे पता करो शौर्य पंकज, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक का वजन 12 एक का वजन 14, ऐसा कुछ तो गड़बड़ है, दया पता करो। तो अब शौर्य पंकज अपना केमिस्ट्री लैब में गया और रात भर सोचा, भाई इसका मास 14 है, भाई इसका मास 12 है, तो भाई इसके अंदर N और P मिलके 14 होता है। मास का तो यही परिभाषा अब तक हम लोगों को बताया गया है, मास मतलब उसके न्यूक्लियस में जो चीज है, भाई इसमें भी यही न्यूक्लियस में जो चीज है। भाई प्रोटॉन तो कभी कोई हालत में नहीं बदलेगा, तो मतलब ले दे के इसका क्या चीज पता करने में आप सफल हो गए। भाई प्रोटॉन तो कुछ हो रहे, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, प्रोटॉन तो कभी भी
मतलब दया उसके न्यूक्लियस लेवल पे ही गड़बड़ी है, दया उसके न्यूट्रॉन्स में ही गड़बड़ी है। कैसे बोलते हैं कि बच्चा जन्म से ही ऐसा हेरिडिटरी है इसका, या मतलब जन्म से ही ऐसा है, मतलब जैसे 6 उंगलियां हैं किसी की, मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऋतिक रोशन का है, ठीक है, ऋतिक रोशन का, तो वो जन्म से ही है, डीएनए लेवल पे ही उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ऋतिक रोशन, तो बताइए अगर 2 एटम्स रखे हुए हैं, दोनों की एटॉमिक नंबर बदलेगी कि नहीं? एटॉमिक नंबर यूनिवर्सल सत्य है, सेम होगा। दोनों की मास बदल सकती है, बोलो ऐसा होना नहीं चाहिए, पर अगर हो रहा है तो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाता है? दोनों एक दूसरे का चचा नहीं कहलाता है, एक दूसरे का आइसोटोप्स कहलाता है। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द having the same atomic mass but having the same atomic number but different atomic mass। एक और परिभाषा सुनो, isotopes are the atoms of same element having same number of protons but different number of न्यूट्रॉन्स। मैं कुछ नया बोला कि मासवा का कारण न्यूट्रॉन में परिवर्तन है ना, तो आप वही बतवा बोल दिए, न्यूट्रॉन में परिवर्तन, और एटॉमिक नंबर वा सेम है, इसका कारण प्रोटॉन सेम है। फिर से मैं पूछ रहा हूं, 2 परिभाषा बोलना है आप लोगों को। कोटेटा पहले फर्स्ट परिभाषा बोलिए, आइसोटोप्स क्या होता है? दोनों एक दूसरे का भाई है कि दोनों एक दूसरे का आइसोटोप है? जोर से बोलिए आइसोटोप का परिभाषा। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट्स ऑफ द सेम एलिमेंट। हाँ, दोनों कार्बन ही है ना। हाँ, प्रोटॉन्स आर सेम बट न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। चलो ये लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन करके बोलिए। मक्कर तुम प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बिना कुछ दूसरा करके बोलो, कुछ दूसरा बोलो। वो लड़की प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोल दी, तुम दूसरा भाषा का प्रयोग करो। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। लिखवा दे कि वो तो प्रिंटेड नोट्स में मिल ही जाएगा। चलिए आइसोबार, आइसोबार, तुम हमको, प्लीज बी सीरियस, तुम हमको एक ऐसा एलिमेंट ला कर दो, इधर देखो शौर्य पंकज, जिसका वजन डायरेक्टली 14 नहीं है, घुमा फिरा के 14 है। मतलब उसका आइसोटोपिक फॉर्म लाके हमको एक एलिमेंट दो जिसका वजन डायरेक्ट 14 नहीं है, घुमा फिरा के 14 है। कोई एगो ऐसा लाके दो। कैसे कर रहे हो जी, कैसे कर रहे हो? अरे कैसे कर रहे हो? तुमको हम क्या पूछे? एक ऐसा एटम लाके दो जिसका वजन डायरेक्टली 14 नहीं है, घुमा फिरा के 14 है, उसका आइसोटोपिक फॉर्म 14 है। अरे तो कार्बन वाला लाओ ना चचा। ठीक, अब एक ऐसा एटम लाके दो जिसका नॉर्मली वजन 14 होता है, नॉर्मली ये 14 होता है, नॉर्मली ये 14 होता है। तो ये दोनों हैं तो 2 डिफरेंट चीज ना, एक कार्बन है एक नाइट्रोजन है, पर इत्तेफाक से देखो, कुदरत का करिश्मा देखो, दोनों दुनिया के अलग अलग कोने में जन्म लिए पर दोनों का वो सेम हो गया। वो मतलब एटॉमिक नंबर सेम हो गया। तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो जी। ये इंडिया का कार्बन, ये अमेरिका का कार्बन, कार्बन कार्बन है ना होता है जी, कभी मात्रा बदलेगा? पर यहाँ कुदरत का चमत्कार ऐसा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ऐसा हो गया कि भी कार्बने खानदान में जन्म लिया, भी कार्बने खानदान में जन्म लिया, लेकिन इसका वजन हुआ 12 की जगह 14 हो गया। नाइट्रोजन 14 लाएं जो कि नेचुरल है, और यहाँ पे कार्बन नेचुरली 14 है कि हम खोज खाज के आइसोटोप वाला लाए हैं। अरे एक सिंपल सा बात है, मान लीजिए कोई पूजा में हमको कोई, एक मिनट, पूजा में कोई स्पेशल तरह का हल्दी लिखवाए हैं पंडित जी, मान लो कुछ स्पेशल हल्दी, गोटा हल्दी लिखवाएं, और अपर बाजार में नहीं मिलता है क्योंकि आजकल तो पीस की ही हल्दी लोग पाउडर ही डालते हैं ना। तो शौर्य पंकज बोला सर हमें एक जानते हैं किराना दुकान को, बाबा साईं भंडार है, आपको नहीं मिलेगा, हम लाएंगे खोज के, बाबा साईं भंडार। हम बोले ऐसा कहाँ दुकान है? बोला है पंचमुखी हनुमान मंदिर के पीछे वाला गली से दाएं जाके बाएं मुड़िएगा तो एगो हवेली मिलेगा, हवेली के पीछे एगो पान का दुकान है, पान का दुकान के पास वो बाबा साईं भंडार है, बहुत पुराना दुकान है सर, वहां से खोज के हम लाए। तो तुम ये नॉर्मल वाला लाए हो कि एबनॉर्मल कार्बन लाए हैं? तुम नॉर्मल लाते जो सब लोग लाता तो C12 ना लाते, पर तुम जानबूझ के कौन सा लाके दिए मुझे?
आइसोटोप वाला लाके दिए जिसका वजन, और ये तो नॉर्मल है, मतलब भले दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग जाति की चीजें हैं, एक नाइट्रोजन जाति का, एक कार्बन जाति का है, बट स्टिल ये एक कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस, एक कुदरत का एक इत्तेफाक हो गया कि दोनों का मास सेम है। अब इंग्लिश में सुनो, आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। Isotopes are atoms of two different elements. Isobars are atom of two different. Isotopes are atom of the same. Since they are atoms of different elements, so their atomic number will differ. अरे 6 होगा, 7 होगा जी. But since they are of the same element, so atomic number will not. Only the mass is differing, and the reason for the change in mass is ड्यू टू न्यूट्रॉन. उसके अंदर कुछ गड़बड़ है. क्या गड़बड़ था? न्यूट्रॉन. यहां पे although they are having the same mass but they have different atomic number because they actually belong to two different elements. बहुत बकबक कर दिए, कुटेटा परिभाषा दीजिए. व्हाट इज आइसोबार? जल्दी जल्दी तड़तड़ी. बोलिए. गलती से मास नंबर सेम हो जाता है. मक्कड़ तुम बोलो. ओके. विल दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी? ओके गुड. विल दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी? यस ऑफ कोर्स. ये कार्बन है पाजी, ये नाइट्रोजन है पाजी, इसमें आग लगाओगे, कार्बन है पाजी, आग लगाओगे लग जाएगा, धुआं धुआं कर देगा. नाइट्रोजन पाजी नाइदर अ सपोर्टर ऑफ कंबशन नॉर अगेंस्ट कंबशन, ये न्यूट्रल है. तो केमिकली दे आर डिफरेंट और नॉट, बट हियर केमिकल प्रॉपर्टी सेम. यस, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कार्बन. फिजिकल प्रॉपर्टी विल वैरी. यस, बिकॉज देयर मास इज डिफरेंट. और मास पे निर्भर और क्या क्या करता है? डेंसिटी. मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी. तो वो भी डिफर कर जाएगा. हम बहुत जल्दी में पढ़ा रहे हैं कि आप क्लियर समझ में आ रहा है. केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, बोलो निश्चित एकदम अलग होना ही है, क्योंकि दोनों है तो विभिन्न चीजें ना. एक नाइट्रोजन है, एक कार्बन है, तो केमिकल प्रॉपर्टी तो डिफर करना ही है. पर यहां केमिकल प्रॉपर्टी डिफर करता है कि नहीं? फिजिकल प्रॉपर्टी करेगा डिफर, क्योंकि मास अलग, एंड मास इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी. मास अलग, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम. आगे सुनिए. फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर किया तो मास पे निर्भर और भी क्या क्या चीजें होती है? डेंसिटी भी होती है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो भी डिफर करता है. तो ले दे के फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करता है. अब आइए प्रिंटेड नोट्स में. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला जी सबको? The arrangement of electrons in different shells is called electronic configuration. यही ना हम ध्रुव अग्रवाल को हिंदी में पूछे थे कि arrangement of electrons in different shell is called electronic configuration. Full stop. It is governed by a rule called Bohr-Bury rule. Bohr-Bury को ऐसे बॉक्स बना लो. बोर-भरी नहीं, बोरियत भरी नहीं, बोर-बरी. बोरियत भरी नहीं, भोर भई भी नहीं, बोर-बरी. बोर-बरी क्यों? क्योंकि नील बोर ने इस रूल को दिया था 2n². क्या रूल दिया? फर्स्ट शेल में n का वैल्यू 1 पुट करो, कितना आएगा? अरे 1 डालो ना चचा. 2. सेकेंड शेल के लिए 2 डालो. इतना सोच रहा जी, कौन सा जनरेशन है तुम लोग? 3 डालो n में, 18. 4 डालो बाबू, 2, 8, 18, 32 एंड सो ऑन. लेकिन जब हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं 9, 10 के बच्चों को तो 2, 8, 8, 18, 18 पढ़ाते हैं. इसका कारण है सबशेल्स का कॉन्सेप्ट. शेल्स के अंदर सबशेल्स भी होते हैं, उसके वजह से ये 18 है. पर हम लोग 8 पढ़ा के आगे निकल जाते हैं. 10वीं कक्षा में 2, 8, 8 जानना है आपको. 11वीं में मास्टर पढ़ाएगा सबशेल्स का कंसेप्ट, तब समझ में आएगा कि हाँ बोर-बरी अब जाके वर्क कर रहा है 11वीं कक्षा में. 10वीं में बोर-बरी रूल हम लोग वर्क कराते नहीं है, 2, 8, 8 से ही पढ़ा देते हैं. ठीक. आइए नेक्स्ट पॉइंट. द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n². 2n² को गोल कर लो. गोल कर लो स्टूडेंट्स, कर लिए. The maximum shells are filled in stepwise manner. Stepwise manner मतलब पहले फर्स्ट शेल को फिल करोगे, 2 हो जाएगा, तब सेकंड शेल में जाओगे 8 भर गया, तब थर्ड शेल में जाओगे 8 हो गया, तब फोर्थ में जाओगे. ऐसा थोड़ी कि पहला हम भरे नहीं डायरेक्ट चौथा भरे, ऐसा तो नहीं होता है. तो शेल्स आर फिल्ड इन स्टेपवाइज
manner. The maximum number of electrons in the outermost shell is 8 but in the penultimate shell is 18. very very important, very very important लिखो। तीसरा पॉइंट जहां समाप्त हुआ वहां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। अल्टीमेट में 8 पर पेनल्टीमेट में 18, अल्टीमेट में 8 पर पेनल्टीमेट में 36 नंबर पे कोई आ रहा है शौर्य पंकज, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो 36। बोलो 2 8 काहे हंस रहे हो जी, बोलो ना 36 नंबर वाले का। 2 8 कितना हो गया बाबू, और 8 कितना हो गया, 18 और 20 36 हुआ ना। पर क्या बोला गया था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द अल्टीमेट शेल इज 8 बट इन द पेनल्टीमेट शेल इज 18। पेनल्टीमेट मतलब समझते हो, हम बताते हैं भाई, तुम कितनों कर ले, अल्टीमेटली तुम ट्यूशन सुमिते सर के यहाँ पढ़ेगा, देख लेना। मतलब हम लोग बोलने का क्या मतलब, अल्टीमेटली तुम सब कर ले, लास्ट में तुम वही करेगा, सुमित सर के यहाँ जाएगा अल्टीमेट। और अभी जो तुम कर रहा है ना वो पेनल्टीमेट है, मतलब अल्टीमेट से पहले है, बाइजूस पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, पेनल्टीमेट है, पर अल्टीमेटली आखिरी में वही करेगा। फिर से इस पॉइंट को पढ़िए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द अल्टीमेट शेल इज 8 बट इन द पेनल्टीमेट शेल इज 18। पेनल्टीमेट में ज्यादा हो सकता है, अल्टीमेट में बाबू तो ये सही बनाए हैं कि गलत बनाए। 36 का मैंने बोला था आपको, 2 8 10 18 और 20 36 हो गया ना, पर ये गलत है क्योंकि अल्टीमेट में हमेशा 8। आप बताओ वैभव पोद्दार, थर्ड की ऐसे मैक्सिमम कैपेसिटी होती कितनी है? अच्छा लो, तो वैभव पोद्दार बताओ यहाँ की कैपेसिटी ऐसे होती कितनी है? तो 2 8 18 8 लिखो। थर्ड की कैपेसिटी तो होती थी ना 18, वो तो 10 क्लास में ना 9 क्लास में ना तुम लोग को हम 2 8 8 पढ़ा देते हैं। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि अल्टीमेट में 8 पेनल्टीमेट में 18 हो सकता है, अल्टीमेट में 8 पेनल्टीमेट में 18 हो सकता है। आई रिपीट, अल्टीमेट में 8 और पेनल्टीमेट में 18 हो सकता है। सबसे आखिरी वाला में सबसे ज्यादा नहीं होता है, आखिरी से पहले वाला में सबसे ज्यादा होता है। और हम सबसे ज्यादा रखे तो नियम के बाहर रखे कि ना ना ऐसे भी तो थर्ड में तो 18 हो ही सकता है। वैभव उधर बोलते नहीं हो तुम, बोला करो ना जी, हाँ ना बोलो, क्लियर है ना। चलिए प्लीज इस पॉइंट को वीवीआई मार्क कर लीजिएगा कि अल्टीमेट में 8 पर पेनल्टीमेट में 18। नेक्स्ट, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एन ऑर्बिट टू बी कंप्लीटेड बिफोर अ न्यू ऑर्बिट स्टार्ट्स। इट इज नॉट नेसेसरी को अंडरलाइन करो स्टूडेंट्स, इट इज नॉट नेसेसरी को। आपके मन में एक डाउट चल रहा था ना कि आप 2 8 8 ऐसे कैसे ट्यूशन पढ़ा देते हैं, 2 8 8 और फिर 18, ये जो ट्यूशन आप पढ़ाते हैं। इधर देखो सब लोग ध्यान दो, 2 8 8 और फिर हम नेक्स्ट में आ जाते हैं चौथा में। तो एक बात बताओ, थ्योरेटिकली हम थर्ड को पूरी तरह से भरे बिना चौथा में आ जाते हैं? तो बोलो हाँ ये अलाउड है बोरबरी रूल में कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एन ऑर्बिट टू बी कंप्लीटेड बिफोर अ न्यू ऑर्बिट स्टार्ट्स। न्यू ऑर्बिट खत्म, पुराना वाला खत्म नहीं हुआ पर न्यू ऑर्बिट आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका भी कुछ नियम कानून है, ऐसे नहीं कि जहां तहां तुम 3 पे खत्म कर दिए, 4 पे खत्म कर दिए। 8 पे क्यों खत्म होता है, इसका भी कुछ कारण है। सब शेल्स कुछ ऐसा समझिए ना, यहाँ पे मान लीजिए फूड पैकेट्स हम लोग पैक कर रहे हैं, 26 जनवरी में बंटवाएंगे, मजाक नहीं, सीरियसली सुनना। सब पैकेट में एक सिंघाड़ा, एक कचौड़ी, एक ढोकला और 5 रुपये वाला मूंग दाल का पैकेट था। सिंघाड़ा, कचौड़ी, ढोकला और मूंग दाल का पैकेट। चुपचाप सुनिए ना, पहले सिंघाड़ा, कचौड़ी, मूंग दाल का पैकेट और एक ढोकला था, ठीक। लास्ट में 4-5 डब्बा ऐसा नहीं होता है जिन लोगों को कम मिलता है, क्या करे कम पड़ गया। अबे ढोकला कैसे कम पड़ गया यार? अरे सर शुरू में हम लोग टेस्ट कर लिए थे ना एक आध गो, इसलिए कम पड़ गया। या सर क्या बोलते हैं, लाते समय एक ठोंगा गिर गया था ना, ध्रुव अग्रवाल गिरा दिया था तो चूर हो गया था, तो इसलिए कम पड़ गया। भावना को समझो हम बोलना क्या चाह रहे हैं। तो आखिरी के डब्बों में हम लोग थोड़ा दिमाग लगे ना, सिंघाड़ा और कचौड़ी दोनों मत डालो, एक ही टाइप का आइटम है। ये डब्बे में इस पास सिंघाड़ा डालो, उसी डब्बे में बस कचौड़ी डालो, और मूंग दाल ढोकला मत डालो। ये डब्बे में बस ढोकला डालो और डब्बे में बस मूंग दाल। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि 4 डालना था पर उसकी कैपेसिटी 2 पे ला के ही हम खत्म किए। व्हाट आई वांट टू से, ऐसा नहीं कि यहाँ 2 3 4 5 कुछ रख दो और न्यू में आ जाओ, 2 3 4 5 कुछ रखो न्यू में आ जाओ, ऐसा नहीं है। 8 तक पहुंचाओ फिर 18 पे आओ। व्हाट आई वांट टू से, पहला में क्या सिर्फ मैंने ढोकला डालकर रबर बैंड लगा के पैक कर दिया कि ढोकला के साथ या कचौड़ी या सिंघाड़ा, और दूसरा में कचौड़ी के साथ या तो मूंग दाल या तो ढोकला। मतलब अगर 50% भी भर रहे हैं आप तो अंदाजी भर रहे हैं कि कुछ कानून लगा ही रहे हैं वहां पे भी। अगर मान लो ये सब भी आइटम खराब हो गया तो लास्ट में क्या बोलोगे कि सभी लोगों को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था खाली खाली डब्बा बांटने में। आखिरी के 5 बच्चों को हम लोगों ने डब्बा दिया ही नहीं, हाथ में ही जिसको कचौड़ी मिला कचौड़ी पकड़ा दी, जिसको सिंघाड़ा मिला। तो
तो यहां पे भी नियम लगा है ना, सिंघाड़ा एक किसी को कचौड़ी मिल गया, एक किसी को ढोकला मिल गया, एक किसी को मूंग दाल का पैकेट। मान लीजिए ये भी गड़बड़ा रहा है मामला, तो बोले छोड़ दो बाबू, रख दो सब, सबसे ज्यादा सिंघाड़ा बचल लाओ, 5 गो सिंघाड़े लाओ, सब में सिंघाड़े में बांट देते हैं, साला हटाओ। तो तुम कुछ नियम लगाते हो ना। तो पहला बात तो ये है कि हम 18 तक की कैपेसिटी है पर 8 लिखकर न्यू क्यों आ जाते हैं? बोलो हाँ, इट इज अलाउड है, अकॉर्डिंग टू बोरबरी रूल इट इज अलाउड टू स्टार्ट अ न्यू ऑर्बिट बिफोर अ प्रीवियस वन एंड्स। यू कैन स्टार्ट सर, पर हम बोलना चाह रहे यू कैन स्टार्ट मतलब क्या 3 4 5 लिखे और उधर नया में चालू हो जाए, कि ऐसा नहीं है सर। 3 4 5 लिखे ऐसा नहीं, कुछ एक नियम है। तो कितना भरते पता है? ये सब शेल्स भरा जाए, उसका सब शेल्स मतलब ये समझो कि पहला वाला मिठाई का डब्बा में 2 ठो भरा जाए या फिर एक एक गो ही भरिए। चूराचारी, चुप रहिए ना, चूराचारी मत भरिए, चूर चार मत भरिए, चूर उर मत भरिए। नियम है ना, सभी बच्चों को 4 4 आइटम्स दिया है, तो आप इन बच्चों को 2 2 आइटम्स तो दीजिए, चूर उर करके मत दीजिए। तो हम बोलना ये चाह रहे हैं कि ये 8 जो है ये कोई मैजिकल नंबर है। ये सर इट इज अ मैजिकल नंबर। मैजिकल मतलब सब शेल्स भरा जाए। जैसे क्लास 9 में बच्चे सारे नहीं आते हैं, तो 9A 9B 9C 9D सबको एक साथ बैठा के पढ़ा दिया जाता है। मकसद क्या कि एक क्लासरूम तो भर जाए यार। प्रिंसिपल वो आती है, राउंड में देखती है, अरे सो लेस पीपल इन दिस क्लासरूम, फिर उस रूम में गई, दिस रूम ऑल्सो सेम सिचुएशन, only a few students have come, this room oh my goodness only 3 students। तो बोलना ये चाह रहे हैं कि कोई और ढंग से नहीं भरा रहा है, तो क्या बोलेगी, सबको एक जगह कम से कम एक क्लासरूम तो भरा दिखे, एक क्लासरूम तो भरा दिखे। तो ये बार बार बोल रहे हैं 2 3 4 5 जहां तहां किसके पीछे लॉजिक है, सब शेल्स का उतना तो भरा जाए। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। और जिस दिन 11वां में जाओगे तुम देखोगे मास्टर पहला ही दिन से 2 8 8 नहीं पढ़ाता है, 2 8 18 32 पढ़ाता है। उस दिन से सब शेल्स भर के पढ़ाता है वो। और हम लोग क्या करते हैं कि नहीं भरा रहा कोई बात नहीं, कम भर के नया चालू कर दो। सो प्लीज वीवीआई मार्क कर लीजिए। अगला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी पहले पढ़ाया हुआ था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। बोलो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 7। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 3। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल is called valence electron, the number of electrons present in the outermost shell। ये सब कुछ हम पढ़ाए थे कि नहीं, बस प्रिंटेड नोट्स ही ना नहीं मिला था। बोलो केमिस्ट्री जब आप शुरू किए थे उसी समय पढ़ा दिए थे। नेक्स्ट, वैलेंसी किसे कहते हैं? अगर इसका लास्ट में 1 है तो वैलेंसी बोलो 1। लास्ट में अगर 2 रहता तो वैलेंसी, लास्ट में 3 रहता तो वैलेंसी, लेकिन लास्ट में अगर 5 है या 7 रहे तो वैलेंसी 5 या 7 नहीं होगा, वैलेंसी होगा 8 से घटा दो 5 को तो 3, क्योंकि 3 को मांगता है ना। 8 से घटा दो 6 को तो 2 होगा वैलेंसी, क्योंकि 2 मांगता है। 8 से घटा दो 7 को तो वैलेंसी 1। मतलब इफ इट इज 1 2 3, इफ इट इज 1 2 और 3, then the valence electron and valency are the same thing. But if it is 5 6 7, then valence electron is a different quantity and valency is a different quantity. 5 is the valence electron, but valency is 8 minus 5. 6 is the valence electron, but the valency is 8 minus 6. 7 is the valence electron, but the valency is। तो सर आपने 1 2 3 की बात की, 4 की भी बात कर लीजिए। 4 का कोई वैलेंसी नहीं होगा, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 4 वाले तो भैया ना लेंगे ना वो शेयर करेंगे, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, वैलेंसी नहीं है। सो वैलेंसी इज 1 2 3 और इट कैन बी 8 minus 5, 8 minus 6, 8 minus 7। तो माइनस में 1 2 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, it is the number of valence electron is 1 2 3, देखो लिखा है नोट में, if the number of valence electron is 1 2 3 then the valency is also 1 2 3। if the number of valence electron is 5 6 6 7 then the valency is 8 minus 3, 8 minus 6। गलत प्रिंट हो गया वहां पे, 8 minus 5 इक्वल टू 3 लिखाएगा, गलत प्रिंट हुआ है उसको। 8 minus 5 इक्वल टू 3 होगा, नहीं मिला जी। 8 minus 5 इक्वल टू 3 होगा, 8 minus 6 मिला जी। 8 minus 7। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अंडरलाइन करो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम शुरू से ही बोले इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो तो वैरी करेगा ना। जैसे तुम्हारा पहचान तुम्हारा एडमिशन नंबर है, तुम्हारा रोल नंबर नहीं है, फुल स्टॉप। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ये इत्तेफाक की बात है कि वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई Z। मिला? बोलो ये सब तो रोज का सुन रखे हैं हम लोग। और आगे देखो वहां लिखा हुआ है Z इक्वल टू P एंड दैट इज इक्वल टू E। नेक्स्ट, एटॉमिक मास किसे कहते हैं? जो उसके सबसे भीतरे में रहता है। वजन किसके कारण से होता है? P और N के कारण। फिर E कौन बोला? मारो चट से। E कैसे होगा?
ई तो हल्का होता है, उसका वजन लिया जाता है कि वो हल्का है, बस घूमते रहता है। कैसे कर रहे हो बताओ तो? The number of neutrons and protons present in the nucleus. The number of neutrons and protons present in the, so A is equal to P plus N. A question है, why is the mass of electron not considered while taking the finding the mass? बोलो 1000 बार बताएं कि बहुत हल्का होता है इलेक्ट्रॉन वा, तो उसका वजनवा नहीं लेते हैं। तुमको कैसे पता चला कि हल्का होता है मक्कड़? Because it moves at great speed. नेक्स्ट है ये आइसोटोप और आइसोबार में डिफरेंस। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, अंडरलाइन करो, सेम एलिमेंट, मतलब ये भी कार्बन वो भी कार्बन, विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब उस तरफ आइसोबार आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एगो कार्बन था बाबू, कहाँ गया, मिटा दिया, और एगो नाइट्रोजन था। ये तो कार्बन और एक नाइट्रोजन लिखा हुआ है ना, ओके, विद द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल ठीक है, 12C6 एंड 14C6। हाँ ना, कुछ बोल भी नहीं करते हो। क्लोरीन देखोगे 37 वाला भी और एक 35 वाला भी है, पर है तो क्लोरीन ना। अब आप उधर का एग्जाम्पल देखिए, कार्बन 14, बोलो ये ऑर्डिनरली 14 नहीं है, ये आइसोटोप वाला खोज खाज के लाया गया है। लेकिन नाइट्रोजन 14, बोलो हाँ ये ऑर्डिनरी है। नेक्स्ट, आर्गन 40, कैल्शियम 40, बोलो कैल्शियम 40 ऑर्डिनरी वाला और आर्गन 40 आइसोटोप वाला। नेक्स्ट, तीसरा, रीजन फॉर द डिफरेंस इन मास, क्या कारण है उनके मास में परिवर्तन आता है? सिंस आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिकॉज दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कारण क्या है परिवर्तन का? काहे मासवा बदल रहा है जी? तुम्हारा धीरे धीरे देख रहे हो, तुम सुखा रहे हो मक्कड़ आजकल, तो तुम बोलोगे फैट्स कम हो रहा है मेरा शरीर का। हम कम खाना नहीं खा रहे हैं, फैट्स कम खा रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि कारण क्या है तुम्हारा पतला दिखने का? तुम रोटी कम खा रहे हो, बोले नहीं रोटी उतनी खा रहे, सब्जी उतनी खा रहे, सब कुछ खा रहे, फैट्स कम ले रहे हैं, मतलब चपाती खाना बंद कर दिए, रसगुल्ला का रस के बिना रसगुल्ला निचोड़ के खाते हैं, सैलड खा रहे हैं, मसालेदार सब्जी नहीं खा रहे। भावना समझे हम क्या बोले? तो वैसे ही बोल रहा है कि उसका क्या ऐसा कारण है कि मास बदल गया? प्रोटॉन्स बदल रहा है कि प्रोटॉन्स नेवर चेंजेस? न्यूट्रॉन। तो जो थर्ड पॉइंट है ना आइसोटोप्स में, जो थर्ड पॉइंट है ना उसको VVI लगाओ ना। आइसोटोप्स में फोर्थ पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगा, बोलो हाँ समझ गए होगा, क्योंकि है तो दोनों ही कार्बन। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, बोलो हाँ अभी तो समझाए, मास बदल गया तो मास के कारण बाकी सब चीज। अब उधर आओ, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, बोलो होना ही है, क्योंकि ये कार्बन और वो चीजें ही अलग अलग है तो होना ही है। एंड नेक्स्ट, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, बोलो हाँ फिजिकल क्यों अलग होगा पता है? ऑल्दो द मास इज सेम बट फिजिकल अपीयरेंस वाइज इट इज नाइट्रोजन, अपीयरेंस वाइज इट इज कार्बन। इसकी जो अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी तो कैरेक्टरिस्टिक ही अलग होगी ना। सिर्फ एक ही चीज उनके फेवर में है दोनों का, वो मास फैक्टर है। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म हुआ। अब हम लोग साइंस का दोनों चैप्टर या तीनों चैप्टर का रिवीजन शुरू करवा देंगे। दोनों तीनों जो भी है 4 हो गया टोटल ऐसे तो। मोल कंसेप्ट 1, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 2, और उसमें है ग्रेविटेशन, और थर्ड उसमें कुछ हो गया ना, कोई डिफरेंस नहीं है ना। ठीक,